हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है एंजाइम। जैसा कि आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे एंजाइम के ऊपर सर लेक्चर डालिए, तो आज हम लोग का पहला लेक्चर यहाँ पर एंजाइम का आ रहा है। और इस पहले लेक्चर एंजाइम में हम लोग इसके हिस्ट्री और नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम के बारे में समझेंगे, यानी कि जो एंजाइम का जो हिस्ट्री रहा है, इतिहास रहा है, इसके बारे में जानेंगे। एंजाइम का किस तरीके से विकास हुआ, किसने खोजा, ठीक है, पहला कौन सा एंजाइम था, जो ऑब्जेक्टिव तौर पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एंजाइम का जो नॉमेनक्लेचर है, नामकरण है, कैसे किया गया, किसने किया, उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए एंजाइम। और इसमें एंजाइम के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, राइट। तो एंजाइम क्या होते हैं, ठीक है। वीकर इसको हिंदी में कहते हैं, एंजाइम को वीकर कहते हैं। तो वीकर क्या होते हैं इसके बारे में समझना है। पहले तो यहाँ पर ये समझें कि जो एंजाइम है, इस एंजाइम में कुछ खास बात है। यहाँ पर ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक एन से मिलकर के बना हुआ है, दूसरा जाइम से मिलकर के बना हुआ है। एन की अगर अपन लोग बात करें तो एन का मीनिंग होता है इन, ठीक है। ग्रीक भाषा में एन को क्या कहते हैं? इन। और जाइम जो है ये जाइमेज एंजाइम से लिया गया है और ये ईस्ट से खोजा गया है, तो इसलिए इसको हम लोग ईस्ट कहते हैं, खमीर। तो इन ईस्ट, अगर एंजाइम का विश्लेषण करें अपन लोग, तो हम ये कह सकते हैं इन ईस्ट। ये एक प्रकार का कवक है या एक प्रकार का खमीर होता है, ठीक है। का नहीं है एक्चुअल में, ये उसमें खोजा गया है, इसलिए इसको इन ईस्ट के नाम से जाना जाता है। दैट मीन्स एंजाइम टर्म जो दिया गया है वो ईस्ट के ऊपर दिया गया है। क्यों दिया गया है तो ये लिख लें, ये खास बात है, क्योंकि सबसे पहले ईस्ट से ही, खमीर से ही एंजाइम को खोजा गया था, इसीलिए इसको एंजाइम कहा जाता है। तो लिख लें इसमें फटाफट, खोजा किसने था, ये खास बात है, लिखें। बुकनर एक साइंटिस्ट आपके थे। बुकनर ने सबसे पहले बुकनर ने सबसे पहले ईस्ट से, यानी खमीर से, जाइमेज, ZYMASE, जाइमेज नामक, ईस्ट से जाइमेज नामक एंजाइम को, खोजा था। तो एक क्वेश्चन यहां पर आपका पुटअप हो गया कि सबसे पहले खोजा जाने वाला एंजाइम, तो जाइमेज। सबसे पहले किससे एंजाइम खोजा गया? ईस्ट सेल से। सबसे पहले एंजाइम को किसने खोजा? बुकनर ने खोजा, ठीक है, बुकनर ने खोजा। तो ये तीन क्वेश्चन आपके एक लाइन के अंदर कंप्लीट हो, ठीक है। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर मिल गए। दैट मीन्स बुकनर ने सबसे पहले एंजाइम को खोजा, समझ में आता है। बुकनर ने कौन से एंजाइम को खोजा? जाइमेज को खोजा। बुकनर ने किससे एंजाइम को खोजा? तो खमीर कोशिका, दैट मीन्स ईस्ट सेल से खोजा। सिंपल सा लॉजिक। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, एंजाइम शब्द, ये भी खास बात है। अब एंजाइम खोजा तो, लेकिन एंजाइम टर्म किसने दिया? तो एंजाइम टर्म सर्वप्रथम, एंजाइम सब सर्वप्रथम 1878, ठीक है, 1878 में, 1878 में विलियम कून, 1878 में विलियम कून ने दिया था, विलियम कून ने दिया था। तो एक क्वेश्चन आपका ये भी यहाँ पर पुटअप हो गया कि एंजाइम शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो एंजाइम शब्द सबसे पहले विलियम कून ने दिया। कब दिया? 1878 में दिया, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कब दिया बेटा? 1878 में विलियम कून ने क्या किया? एंजाइम शब्द को प्रपोज किया। इस बात को याद रखना सभी लोग। चलिए एक पॉइंट और लिख लीजिए यहाँ पर एंजाइम से रिलेटेड। सर्वप्रथम, ये हम लोग इसकी हिस्ट्री समझ रहे हैं, ठीक है। सर्वप्रथम JB सुमर या सुमनर, सर्वप्रथम JB समनर ने 1926, 1926 में, ठीक है, सर्वप्रथम JB सुमनर ने 1926 में यूरिएज, एक प्रकार का क्या एंजाइम है, देखिए इसके सफिक्स में एज लग रहा है, सफिक्स में मतलब, सफिक्स का मतलब लास्ट में एक टर्म यूज हो रहा है एज। तो ऐसे एंजाइम जिसके लास्ट में या सफिक्स में एज लगता है उसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। अच्छा, एक खास बात मैं आपको बता दूं, ये जरूरी नहीं
कि हर एंजाइम के सफिक्स में एज हो। ठीक है, ठीक है, एज हो ये जरूरी नहीं है, जब क्लासिफिकेशन समझेंगे तब बताएंगे, फिलहाल अभी आप यहां पर समझें। तो सबसे पहले सुमनर ने 1926 में, ठीक है, यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम के क्रिस्टल, ये खास बात है, यूरिएज एंजाइम के क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स मतलब छोटे छोटे रवे, हम ये कह सकते हैं, क्या रवे, छोटे छोटे रवे या छोटे छोटे पार्टिकल हम कहें वो ज्यादा बेस्ट है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या किया था इन्होंने, खोजा था। ठीक है, तो एंजाइम के क्रिस्टल्स दैट मीन्स रवे, एंजाइम के क्रिस्टल्स रवे को, क्रिस्टल्स को तैयार किया था, एंजाइम के क्रिस्टल्स को क्या किया था बच्चा, तैयार किया था, जिसके लिए, जिसके लिए इन्हें, इन्हें 1946 में, ये इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्रिस्टल्स कैसे तैयार किए जाते हैं एंजाइम के, इस बारे में सुमनर साहब ने बताया था 1926 में, जिसके लिए 1946 के आसपास इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, 1946 में नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस बात को भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये पोर्शन है, पॉइंट है, क्वेश्चन काफ़ी पुटअप होता है यहाँ पर इस तरीके से, तो आप इस चीज़ को भी याद रखें बच्चों। राइट, चलिए एक और पॉइंट लिख लें, एंजाइम होते क्या एक्चुअल में, तो एंजाइम जैव उत्प्रेरक, बायो कैटलिस्ट। ठीक है, एंजाइम जैव उत्प्रेरक दैट मीन्स बायो कैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, अर्थात जो किसी भी, अर्थात जो किसी भी रिएक्शन, यानी कि कोई भी रिएक्शन हो रही, केमिकल रिएक्शन, अर्थात जो किसी भी केमिकल रिएक्शन हम ये कहें वो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में एंजाइम्स का यूज़ होता है। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की दर, दर मतलब होता है रेट, रेट कहने का मीनिंग क्या हुआ, यानी कि कोई केमिकल रिएक्शन जो हमारे बॉडी के अंदर चल रही है वो कितने समय में कंप्लीट हो रही है। मान लो कोई एक ऐसी रिएक्शन हो रही है बॉडी के अंदर, कोई भी एक्स वाई जेड, ग्लाइकोलिसिस, क्रेव साइकिल, कुछ भी मान लेते हैं, उस रिएक्शन का एक पर्टिकुलर टाइम है और वो रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है 1 घंटे में, मान लेते हैं एक रिएक्शन 1 घंटे में एक सेल के अंदर कंप्लीट हो, लेकिन वहीं पर अगर हम एंजाइम्स को ऐड कर दें या एंजाइम्स वहां पर आ जाए जो कि बायो कैटलिस्ट का काम करेगा, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करेगा, बढ़ा सकता है, केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ये दोनों काम कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। कोई रिएक्शन मान के चलिए आपके बॉडी के अंदर 1 घंटे में हो रही है और उसको जल्दी होना है क्योंकि आपको एनर्जी जल्दी चाहिए, तो एंजाइम वहां पर जाकर के क्या करेंगे, उस 1 घंटे के रिएक्शन को 10 मिनट में ही कर देंगे। समझ रहे कितना डिफरेंस है, 1 घंटे के रिएक्शन को 10 मिनट में या 1 मिनट में उन्होंने कंप्लीट करा दिया एंजाइम्स में। ठीक है, तो एंजाइम बायो कैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को, ठीक है, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। मान लो आपके बॉडी के अंदर कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसका रेट लेट होना चाहिए, उसका जो दर है वो देर में होना चाहिए क्योंकि वो हमको देर में प्राप्त होगा, और लेकिन हमको वो जल्दी जल्दी प्राप्त हो रहा है, तो गड़बड़ है ना। तो एंजाइम क्या करेंगे, उस रिएक्शन पे जाएंगे, अटैक करेंगे, मतलब उसके साथ में काम करेंगे, और ये अपनी स्थिति को चेंज नहीं करते हैं, किसी रिएक्शन के साथ जाकर के ऐड होते हैं, काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, एंजाइम अलग हो जाते हैं। एंजाइम का वही नेचर रहता है जो उसका है, ठीक है, लेकिन ये उसके रिएक्शन के साथ जुड़ करके उसकी क्षमताओं को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो यही लिखना है, क्या लिखा, रिएक्शन की दर को बिना उसमें, रिएक्शन की रेट को बिना उसमें, ये खास बात है, बिना उसमें प्रयुक्त हुए, यूज हुए, यानी कि उसके अंदर ये नहीं जाएगा, ये ऐड होगा, ये क्या होगा, ऐड होगा, उसमें यूज नहीं होगा। कोई भी चीज खा रहे हैं, आप ग्लूकोज पार्टिकल ले रहे हैं, तो उसका हम ये क्या करेंगे, हम उसका यूज करेंगे ना, हम ग्लूकोज पार्टिकल को तोड़ करके एनर्जी बनाएंगे। अब हम एक ऐसी चीज खा रहे हैं जिसका कोई यूज ही नहीं है, लेकिन वो बॉडी के अंदर जाता है और हमारे बॉडी की रिएक्शंस को बढ़ा देता है और वो बॉडी के बाहर निकल। ऑक्सीजन की बात कर ले तो ऑक्सीजन क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है, उसका हम यूज कर लेते हैं किसमें, ग्लूकोज पार्टिकल को तोड़ने के लिए, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर भी चला जाता है।
CO2, O2 जाता है और CO2 बाहर आता है, यानी कि ऑक्सीजन कार्बन से ऐड होकर के बाहर आ गया। ये हमारे बॉडी के अंदर तो आया, लेकिन इसने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर ऑल एक्टिविटीज को कंप्लीट कराया और बाद में निकल गया। ठीक है, यही एंजाइम्स का काम है। सपोज दैट, मान लेते हैं यार, क्या दिक्कत है, प्रयुक्त हुए बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। they boost up they boost up rate of they boost up rate of reaction without being utilized without being utilized in it, right? ये एंजाइम्स क्या है, बिना किसी रिएक्शन में प्रयुक्त हुए, ठीक है, यूज हुए। ठीक है, एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट। एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। दे बूस्ट अप रेट ऑफ, क्या करते हैं, ये रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की रेट को क्या करते हैं, बूस्ट कर देते हैं, विदाउट बीइंग यूटिलाइज्ड इन इट, बिना इसमें प्रयुक्त हुए, यूटिलाइज्ड हुए या यूज हुए। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लीजिए, सभी एंजाइम्स, ये भी बहुत खास है, ये बहुत खास है, इसको लिखें, सभी एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, all enzymes are proteins, but all proteins are not enzyme. All proteins are not enzyme. What meaning? सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते हैं। बात को याद रखिएगा बच्चों, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, यानी जितने भी एंजाइम्स बनते हैं वो सब प्रोटीन से बनते हैं, यानी कि जो एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनी वो प्रोटीन एंजाइम बनाएगी। लेकिन खास बात क्या है कि जो भी प्रोटीन बन रही है ये अगर एंजाइम हो तो ये जरूरी नहीं है। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, बात को याद रखिएगा। इसके बाद एक और पॉइंट लिख लीजिए, हिस्ट्री में ही अपन लोग यहाँ पर देख लेते हैं, सभी एंजाइम्स, ये भी खास बात है, सभी एंजाइम्स राइबोसोम में प्रोड्यूस होते हैं। सभी एंजाइम्स राइबोसोम में प्रोड्यूस होते हैं। सभी एंजाइम्स क्या होते हैं, राइबोसोम में क्या होते हैं बच्चा, प्रोड्यूस होते हैं, इस बात को रखिएगा। तो देखिए एंजाइम्स जो होते हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, राइबोसोम में प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि राइबोसोम से ही तो प्रोटीन बनती है ना। क्या होता है, राइबोसोम से प्रोटीन बनती है, और प्रोटीन्स क्या होते हैं, एंजाइम्स को बनाते हैं। ठीक है, तो सभी एंजाइम्स राइबोसोम्स में प्रोड्यूस होते हैं, राइबोसोम्स के अंदर बनते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सबसे पहले बर्जीलियस एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, बर्जीलियस साहब ने 1827 में 1827 में प्रपोज किया कि, एक खास बात है, एक खास कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, प्रपोज किया कि लिविंग सेल्स द्वारा, यानी जीवित कोशिका द्वारा बनाए जाने वाले फर्मेंट्स, दैट मीन्स किड़वक, को हिंदी में हम लोग किड़वक कहते हैं, फर्मेंट्स, किड़वक बायोकैटलिस्ट होते हैं। किड़वक क्या होते हैं बच्चा, बायोकैटलिस्ट होते हैं। तो इस बात को किसने सिद्ध किया था, इस बात को 1827 में सबसे पहले, यानी कि एंजाइम अगर देखा जाए तो जब खोजा जा रहा था तो उसी समय के आसपास, यानी कि 1926 में
यूरिएज नामक एंजाइम का जो है ना क्रिस्टलाइज किया गया 1878 में। विलियम कून ने क्या किया था, एंजाइम टर्म दिया था, और एंजाइम 18 सेंचुरी के आसपास ही हुआ। तो 1827 के आसपास बर्जीलियस ने सबसे पहले ये प्रपोज कर दिया था कि लिविंग सेल्स द्वारा बनाए जाने वाले फर्मेंट्स यानी कि जो किण्वक होते हैं वो बायोकैटलिस्ट कहलाते हैं, क्योंकि इसको एंजाइम को बाद में नाम दिया गया ना। एंजाइम को सबसे पहले बायोकैटलिस्ट के रूप में जाना जाता था, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता था जो किसी रिएक्शंस की दर को बढ़ा देते थे। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी किसकी, बर्जीलियस साहब की। अब 1926 के ही आसपास एक और खास बात है, लिखिए 1926 से अब तक, यानी कि 1926 से अब तक, यानी 1926 से ही ये पता चालू चल गया था, कि पता चल गया था कि बायोकैटलिस्ट होते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो वो एंजाइम्स ही थे। तो 1926 से लेकर के अब तक बहुत सारे, मैनी थाउजेंड्स, यानी मैनी हंड्रेड्स, हम क्या थाउजेंड्स, मैनी हंड्रेड्स, मैनी हंड्रेड अनप्योर, मैनी हंड्रेड अनप्योर एंजाइम्स, यानी कुछ ऐसे एंजाइम्स जो अनप्योर फॉर्म में है, मैनी हंड्रेड अनप्योर एंजाइम्स, व 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा, 150 से ज्यादा एंजाइम्स क्रिस्टल्स फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किए जा चुके हैं, प्राप्त किए जा चुके हैं। ठीक है, यानी कि अभी तक 100 से अधिक, बहुत सारे, यानी 100 से अधिक क्या हुए, अनप्योर एंजाइम्स खोजे गए हैं। ठीक है, और इनमें भी आप देखेंगे 150 से ज़्यादा एंजाइम ऐसे हैं जो क्रिस्टल फॉर्म में प्राप्त किए जा चुके हैं आज तक की डेट में। अगला वन लिख लीजिए, एंजाइम, एंजाइम की स्टडी, ये भी एक खास बात, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है आपका। एंजाइम की स्टडी को एंजाइमोलॉजी, एंजाइम की स्टडी को एंजाइमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो एंजाइम की स्टडी को क्या कहते हैं, एंजाइमोलॉजी कहते हैं। इस बात को याद रखना बच्चा, एंजाइम की स्टडी को एंजाइमोलॉजी कहते हैं। ये तो बात हो गई हमारी किसकी, एंजाइम की हिस्ट्री की। अब हम लोग थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर के ऊपर बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर के ऊपर बात करते हैं तो हेडिंग डाल दीजिए, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। हेडिंग डाल दीजिए बच्चा, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। देखिए बच्चों, आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है ना एंजाइम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और आ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद में नॉमेनक्लेचर के ऊपर भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में भी अब देख लेते हैं फटाफट। तो थोड़ा लंबा लेक्चर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बोरिंग नहीं रहेगा, बस आप अच्छे से पढ़ते चलिए, समझ में आए। राइट, तो नॉमेनक्लेचर के अंतर्गत लिख लीजिए, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिख लें, एंजाइम में, पहली बात तो आपको याद रखना है, एंजाइम्स में सफिक्स, ठीक है, जो इसके लास्ट में लगता है टर्म पे, सफिक्स के तौर पर, एंजाइम में सफिक्स के तौर पर एज, ASE, एज। आप देखेंगे बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जिनके सफिक्स में एज ही लगेगा, और जिनके सफिक्स में एज लगता है ना, उनको एंजाइम माना जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन लोग एग्जाम्पल बतौर बात करें तो जैसे लाइगेज, यूरिएज, है ना, जाइमेज, है ना, एमाइलेज, ठीक है, आदि, और भी बहुत सारे हैं ना, लाइगेज, यूरिएज, जाइमेज, है ना, जाइमेज, अमाइलेज, ये सब क्या है, ये सब आपके एंजाइम्स हैं, और इनके लास्ट में क्या लगा हुआ है, एज लगा हुआ है। लेकिन ये खास बात तो हैया है, इस बात को तो मान के चले, लेकिन खास बात आपकी ये भी है कि जरूरी नहीं है कि सफिक्स में, बहुत कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके सफिक्स में एज लगा हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जिनके सफिक्स में इन लगा होता है। ठीक है, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके सफिक्स में टिक लगा होता है। राइट, कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं जिनके सफिक्स में क्या लगा होता है,
टिक लगा होता है, इन लगा होता है, लेकिन अधिकतर मोस्ट ऑफ एंजाइम्स की अगर आप बात करें तो मोस्ट ऑफ एंजाइम्स में आपको इन लगा मिलेगा। इतना समझ में आया? सॉरी, एज लगा मिलेगा। क्या मिलेगा? एज लगा मिलेगा। इन और टिक ये बहुत कम मिलता है। तो लिख लें इसके अंतर्गत एक पॉइंट और लिख लें। एंजाइम का नॉमेनक्लेचर, एंजाइम का नॉमेनक्लेचर एक ही प्रकार की, एंजाइम का नॉमेनक्लेचर एक ही प्रकार की केमिकल रिएक्शन को बूस्ट करने वाले, बात समझिए, एंजाइम का क्लासिफिकेशन, एंजाइम का नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन बाद में देखेंगे, नॉमेनक्लेचर, एंजाइम का नॉमेनक्लेचर एक ही प्रकार की केमिकल रिएक्शन को बूस्ट करने वाले, ठीक है। यानी कि जो एक प्रकार का यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी एक जो केमिकल रिएक्शन, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस हो, चाहे वो यूरिया सिंथेसिस हो, चाहे आप यहाँ पर क्रेब साइकिल की बात करें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें, ईटीएस की बात करें, तो इनमें जो एंजाइम यूज होंगे वो किसी एक ही स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शंस में यूज होते हैं। बस इसके अलावा आप कहें कि जो क्रेब साइकिल में एंजाइम यूज हो रहा है वो आपका जाकर के किस में यूज हो जाए, ग्लाइकोलिसिस में, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एंजाइम्स की खास बात है, इनका एंजाइम्स का ये खास बात है कि एंजाइम का नॉमेनक्लेचर एक ही प्रकार की केमिकल रिएक्शन को बूस्ट करने वाले, ठीक है, बूस्ट करने वाले ग्रुप्स, समूह, ग्रुप्स के फॉर्म में ही किया जाता है, ही किया जाता है। ध्यान से लिखें, ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे ग्रुप्स को यानी ऐसे समूहों को क्या कहते हैं भाई? डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ऐसे ग्रुप्स को डिहाइड्रोजिनेज कॉमा ऑक्सीडेज कॉमा प्रोटीनेज, प्रोटीनेज जैसे नाम से ही शो हो रहा है, प्रोटीन्स पर ही काम करेगा, कॉमा लाइपेज, लिपिड्स पर ही काम करेगा, ऑक्सीडेज ऑक्सीडेशन में यूज होगा, डिहाइड्रोजिनेज हाइड्रोजन को तोड़ने में काम आएगा, ठीक है, कॉमा ग्लाइकोसाइडेज, ग्लाइकोसाइडेज ग्लाइकोलिसिस के आसपास, ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस में काम करेगा, कॉमा डिकार्बोक्सिलेज, डिकार्बोक्सिलेशन में यूज होते हैं एंजाइम्स, ठीक है, आदि के नाम से, आदि के नाम से जाना जाता है, आदि के नाम से जाना जाता है, इस बात को याद रखिए। अब नई लाइन से एक और पॉइंट लिख लो बेटा, ये भी आपका खास है एंजाइम से रिलेटेड। देखिए जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको लिखा रहा हूँ ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ पर सिर्फ आप समझ ही सकते हैं मेरे लाल, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कोई टॉपिक समझा ही सकता हूँ, आपको रटा नहीं सकता, आपको ये खुद समझना होगा और समझ करके पढ़ना होगा। तो ये जो कुछ टर्म आ रहे हैं, इन टर्म्स को आपको खुद याद करना होगा बेटा। चलिए नए पॉइंट से एक बात लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी क्रियाधार, क्रियाधार को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट कहने का मीनिंग होता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस जिसे देख करके एंजाइम काम करे, ठीक है। तो किसी क्रियाधार सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट, जैसे हम सबस्ट्रेट आपका मान लेते हैं कि आप बर्गर देखते हैं, मान लो यहाँ पर बर्गर है, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता, क्या है? बर्गर है, एक बर्गर है। इस बर्गर को आपने क्या किया? देखा, ठीक है। आपने क्या किया बच्चा? इस बर्गर को सीन किया, और जैसे ही आपने इसे देखा तो आपके मुंह में आ गया पानी, और इस पानी में क्या? एंजाइम है। यानी इस बर्गर को आप खाएंगे और खाने के बाद में इसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे। तो सबस्ट्रेट को देखा किसने? आंखों ने, और आंखों ने निकाला क्या? टाइलिन एंजाइम, दैट मीन सलाइवा, सलाइवा में है एंजाइम, और एंजाइम इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर दे। यानी कि माउथ से ही डाइजेशन क्या होता है बच्चा? शुरू हो जाता है। फिर स्टमक में बहुत अधिकतर डाइजेशन हो जाता है, और बचा खुचा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। बात को याद रखेंगे सभी लोग। इसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता, माउथ में होता है, स्टमक में होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी टाइप का डाइजेशन नहीं।
ठीक है। तो क्रियाधार क्या हम बर्गर मान लेते हैं, सबस्ट्रेट क्या है, बर्गर है। बर्गर जैसे ही दिखेगा हम उसको क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, बराबर। तो किसी सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, ठीक है, किसी सबस्ट्रेट को करने वाले डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स एंजाइम्स के लिए किसी सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स के लिए लिटिक, ठीक है, सफिक्स के तौर पर, समझिए, किसी सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, अगर किसी सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट किया जा रहा है तो ऐसे एंजाइम्स के सफिक्स में लास्ट में लिटिक टर्म यूज होगा। जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहलाते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले लिपोलिटिक कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले फॉर एग्जांपल सुक्रोज को डाइजेस्ट करने वाले सुक्रोलिटिक कहलाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये खास बात आपको समझना है। तो किसी सबस्ट्रेट को यदि डाइजेस्ट कर रहे हैं, किसी सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार को यदि आप डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो उसके उन एंजाइम्स के सफिक्स में क्या लगता है, लिटिक लगता है, LYTIC, लिटिक लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं प्रोटीन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम की अगर अपन लोग बात करें, तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के लिए, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स के लिए जो यहाँ पर एंजाइम्स यूज होंगे, जो यहाँ पर एंजाइम्स यूज होंगे वो कैसे होंगे, तो उनको हम लोग बोलेंगे प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं उनको प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? प्रोटियोलिटिक एंजाइम कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स की बात करें, है ना, तो लिख लो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम्स की बात करेंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे लाइपोलिटिक एंजाइम, लाइपोलिटिक एंजाइम। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम की बात करें, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो स्पेशली हम यहाँ पर सुक्रोज की बात करेंगे, किसकी, सुक्रोज की, ठीक है। तो सुक्रोज की बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे सुक्रोलिटिक एंजाइम, सुक्रोलिटिक एंजाइम्स। समझ में आया? तो किसी सबस्ट्रेट को अगर डाइजेस्ट किया जा रहा है, किसी सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट किया जा रहा है, क्रियाधार को डाइजेस्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए सफिक्स में लिटिक टर्म यूज होता है। जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कहलाते हैं, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले लाइपोलिटिक एंजाइम्स कहलाते हैं, और सुक्रोज या कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले सुक्रोलिटिक एंजाइम्स कहलाते हैं, ठीक है। सुक्रोलिटिक एंजाइम्स कहलाते हैं या ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स कहलाते हैं, ग्लूकोज को लिपिड करने वाले ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर हमने एक और देख लिया कि इसमें सफिक्स के तौर पर, जो अगर आप सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो उसमें सफिक्स के तौर पर क्या लगता है, लिटिक लगता है। अब इसी तरीके से एक पुरानी धारणा बनी हुई है, पुराने एंजाइम्स है, कुछ ऐसे भी एंजाइम्स है जो ओल्ड एंजाइम्स माने जाते हैं, उनका नाम आज भी चेंज नहीं किया गया है। तो इसको थोड़ा सा लिख लें, इंपॉर्टेंट है। कुछ एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे आपका बहुत कॉमन है टाइलिन, फॉर एग्जाम्पल टाइलिन, कॉमा पेप्सिन, कॉमा रेनिन, है ना, टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन, है ना। टाइलिन, टाइलिन आपका माउथ में पाया जाता है, पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन आपके स्टमक में पाए जाते हैं, ठीक है। तो टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन आदि ओल्ड एंजाइम, पुराने एंजाइम्स आदि ओल्ड एंजाइम्स को आज भी, आज भी पुराने नामों से, पुराने नामों से ही स्वीकार किया जाता है।
आज भी क्या किया जाता है बच्चा, जो पुराने नाम है इनके, उन्हीं के नाम से इनको क्या किया जाता है, स्वीकार किया गया है। आज भी इनका नाम चेंज नहीं किया गया है क्योंकि ये इसी के लिए ही बने हैं, राइट। चलिए, इतनी बात हो गई। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं जो कि प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। इसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा लेक्चर। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम देखेंगे, और वो हम लोग इसी प्लेटफॉर्म अपने एप्लीकेशन सुमित्राना बीएससी क्लासेस पर ही देखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, एक बार फिर। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिए, प्लांट प्लांट और प्लांट और माइक्रो एंजाइम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ प्रोटीनेज एंजाइम, प्रोटीनेज एज लग गया तो एंजाइम हैया है, कुछ प्रोटीनेज एंजाइम के नाम उनके ओरिजिन, यानी कि उनके विकास, ठीक है, उनकी ओरिजिन की बात करें, विकास के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर रखे गए हैं, रखे गए हैं। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए कि एनिमल्स तो अपन लोग देख ही रहे हैं, लेकिन प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए भी कुछ एंजाइम्स वहां पर प्रोड्यूस हुए ना, बने हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे हम पपीता की बात करें, पपाया की बात करें, तो पपाया से प्राप्त एक एंजाइम, पपाया से एक एंजाइम प्राप्त होता है, एक क्या प्राप्त होता है, एंजाइम प्राप्त होता है। किससे? पपीता से। इस बात को याद रखिएगा, पूरा ही टर्म लिखते हुए चलते हैं। पपाया से, पपाया से प्राप्त एंजाइम, पपाया से प्राप्त एंजाइम कौन है? पापीन। पपाया से प्राप्त एंजाइम पपीन होता है, पपीन। तो पपीन एंजाइम, इनके नाम पर ही देखिए, नाम है पपाया और पपाया से एक एंजाइम प्राप्त होता है जिसको पापीन कहते हैं, तो इसके नाम पर ही डाल दिया गया, ये एक प्लांट से प्राप्त होता है, राइट। अगर हम लोग अंजीर की बात करें, फिकस की बात करें, तो फिकस से प्राप्त एंजाइम, एंजाइम फिक्सिन हो गया। फिकस से प्राप्त एंजाइम फिक्सिन या फिसिन हम पढ़ सकते हैं, फिशिन या फिक्सिन। तो फिकस कहने का मतलब अंजीर, पपाया मतलब पपीता, पपीता से हो गया, अंजीर से हो गया, ठीक है, फिसिन। और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जिसका नाम है बैसिलस, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सबटिलिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त एंजाइम, प्राप्त एंजाइम सबटिलिसिन, सबटिलिसिन, यानी कि देखो सबटिलिस है ना, तो सबटिलिस इसके नाम से ही सबटिलिसिन हो गया, ठीक है। तो सबटिलिसिन क्या है? बैसिलस नामक, बैसिलस सबटिलिस नामक बैक्टीरिया से, ठीक है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको बैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, बैक्टीरिया है एक्चुअल में ये, ठीक है, इससे ये एंजाइम प्राप्त होता है, ठीक है। तो इन एंजाइम्स को इनके नाम के आधार पर ही क्या किया जाता है, पुकारा जाता है या जाना जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारे प्यारे बच्चों किसकी, एंजाइम के हिस्ट्री की और उसके नामनक्लेचर के बारे में हम लोगों ने देखा। अब डिटेल्ड स्टडी अपन लोग करेंगे किसके ऊपर, इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। जो क्लासिफिकेशन दिया गया है एंजाइम्स का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 6 क्लासेस में इसको, 6 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। हर एक कैटेगरी को डिटेल में अपन लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद में हम लोग केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स देखेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। देन इसके बाद में भी बहुत सारे टॉपिक हैं एंजाइम्स में, जैसे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम रिएक्ट कैसे करता है, एक्शन कैसे करता है, इसको भी समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें 2 आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो दिए गए हैं 1913 में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। और मिकेलिस और मेंटन ने ये 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं आपके, ठीक है। और इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग डिटेल में और एप्लीकेशन पर ही समझेंगे बेटा, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। पूरा एंजाइम में यहाँ पर डिटेल में पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, तो फटाफट जुड़े रहिए सभी लोग। और आप लोग अभी नए आए हैं हमारे चैनल पर या एप्लीकेशन पर, तो
अन्य लोगों को भी जागरूक करिए, आप अपने दोस्तों को भी लाइए, जोड़िए यहाँ पर, बहुत ही मिनिमम प्राइस में बच्चों हम लोग बहुत बहुत सारा यहाँ पर। तो ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बाय बाय।